हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क इन एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम एनर्जी के ऊर्जा के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था और समझा था। हमने ये देखा था कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी वस्तु की स्थिति के कारण होती है तथा गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण उसमें होती है। इसके साथ साथ हमने जो है स्थितिज ऊर्जा के जो है एक प्रकार पढ़ा था, जो कि था आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने ये जाना था कि ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये वस्तु के कॉन्फ़िगरेशन के कारण या उसके विन्यास के कारण उत्पन्न होती है। जैसे हमने उदाहरण दिया था एक स्प्रिंग का। अगर आप किसी स्प्रिंग को दबाते हो तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरीके से अगर आप क्या करते हो, स्प्रिंग को खींचते हो और उसके आकार में परिवर्तन आता है, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो भी आपकी जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। इसी तरीके से हमने धनुष बाण का उदाहरण देखा था और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि किस प्रकार से गुलेल की रबर बैंड में जो है पोटेंशियल एनर्जी को हम क्रिएट करते हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी फिर पेबर या पत्थर के काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। आज हम पोटेंशियल एनर्जी के दूसरे प्रकार यानी ऐसी स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे जो कि हाइट के कारण, यहाँ पे स्थिति का जो कॉन्सेप्ट है वो हाइट से लिया गया है, तो यानी हाइट या ऊंचाई के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें। बेसिकली स्थितिज ऊर्जा दो तरीके की होती है, एक हमने विन्यास के कारण देखा, दूसरा अब हम स्थिति के कारण देखें। अब जैसे कि जब हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट को जान रहे थे तो मैंने आपको उस समय भी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो कि एक उदाहरण के साथ बताया था। क्या का उदाहरण था वो? आपके डैम का। किसका उदाहरण था? डैम। ठीक है। अब डैम क्या होता है, डैम में क्या होता है आप ये जानते हैं कि ये क्या होते हैं, जल विद्युत संयंत्र का एक भाग होता है, जिसमें क्या होता है आपका जो पानी है, ठीक है, एक रिजर्वॉयर से, जलाशय से पानी लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसे ऊंचाई पर यहाँ पे रखा जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ पानी को आपका नीचे गिराया जाता है। ठीक है, पानी को नीचे गिराया जाता है और जब पानी को नीचे गिराया जाता है तो क्या होता है, पानी बड़ी ही स्पीड से, बड़ी ही तेजी से नीचे गिरती है। बेसिकली यहाँ पर डैम में जो है जब हम पानी को एक ऊंचाई पर रखते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि उस पानी में क्या है, स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो वह ऊर्जा जो पानी में ऊंचाई के कारण आई वही इसकी क्या थी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी, मान लीजिए, बिल्डिंग में खड़े हैं या अपने घरों की छत पे ही खड़े हैं, ये आपका घर है मान लीजिए, और आप कहाँ खड़े हैं, आप घर की छत पे यहाँ पे खड़े हैं। अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे खड़े हो और आप क्या करते हो, आप एक पत्थर लेते हो, यहाँ पे पकड़ते हो और उसे नीचे फेंक देते हो। अब जैसे ही आपने पत्थर यहाँ पे रखा, आपने इसे क्या करा, छोड़ दिया। अगर हम बात करें पत्थर की, तो पत्थर कहाँ था, छत पे, आपने छत के पास रखा था और फिर क्या किया, उसे छोड़ दिया। ठीक है। अब जब वो नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नीचे कुछ चीज होगी, मान लीजिए कोई आपने बोर्ड रखा है या कुछ भी चीज रखी है, तो क्या होगा, यहाँ से पत्थर नीचे गिरेगा और उस पर लगेगा। हो सकता है कि नीचे क्या हो जाए, आपका हल्का सा गड्ढा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य हुआ है। अब ये कार्य क्यों होगा, एनर्जी के कारण, ऊर्जा के कारण। और वह ऊर्जा कौन सी थी, वह ऊर्जा थी आपकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा। ऊंचाई के कारण यहाँ पे कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी, और वो नीचे गया तो वो फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं
कि आप क्या करते हो, छत के ऊपर बॉल लेके जाते हो और उसे फेंक देते हो, या पत्थर लेके जाते हो उसे नीचे गिराते हो, तो वो नीचे गिरता है, वो कार्य करता है, और वो किसके कारण करता है, वो स्थितिज ऊर्जा के कारण करता है। तो यहाँ पे जो आपका स्थितिज या ऊर्जा की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें सिर्फ पेबल को, या जो भी आपका पत्थर है, या जो भी आपका जो है बॉल है, उसे हमने सिंपली ऐसे छोड़ा है और वो नीचे गिरा। आपने कोई ज्यादा बल नहीं लगाया। तो यहाँ पे जो बॉल है या जो पत्थर है, वो किसके प्रभाव के कारण नीचे गिर, गुरुत्वाकर्षण बल। किसके? गुरुत्व आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आपका जो बॉल है वो नीचे की ओर गिर रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी बॉल है हम फ्री फॉल में ले रहे हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। तो वहां स्थितिज ऊर्जा जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में होती है या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, उसी को हम जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या आपका जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस केस में हम जो है वस्तु को एक हाइट या ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से एक ऊंचाई तक उठाते हैं, जैसे हमने पानी का उदाहरण देखा, जैसे हमने बॉल या पत्थर का उदाहरण देखा। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य किया जाता है। ठीक, जब ग्रेविटी के विरुद्ध यहाँ पे कार्य हो, तो हम इसे क्या करते हैं, उठाते हैं, और क्या होता है, इसमें कौन सी ऊर्जा आती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। An object increases its energy when raised to a height. यानी जो एक वस्तु है उसकी ऊर्जा बढ़ती है, एक वस्तु की ऊर्जा बढ़ती है जब उसे एक ऊंचाई तक उठाया जाता है। This is because work is done on it against gravity while it is in raised. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके विरुद्ध क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, और उस कार्य के कारण हम उसे उठाते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आप पत्थर लेके गए ऊपर छत में, तो आप पत्थर ऊपर छत में लेके गए, तो आपने क्या किया, ग्रेविटी के विरोध कार्य, इसके विरुद्ध क्या किया, यहाँ पे कार्य किया। The energy present in such an object is the gravitational potential energy. ऐसी वस्तुओं में जो ऊर्जा होती है उसे ही हम गुरुत्वीय ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बेसिकली पृथ्वी की सतह के ऊपर एक हाइट तक जाने पर उत्पन्न होती है। ठीक है। और यहाँ पे आप जो है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट आप कार्य कर रहे हैं, या ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जो आपके पास एनर्जी आ रही है, वही आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity. अब अगर हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है। ठीक है। इस सतह से हम क्या करते हैं, बॉल को ऊपर उठाते हैं और एक ऊंचाई तक यहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, एक बॉल लेते हैं और उसे हम एक ऊंचाई तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो हमने कार्य किया है, क्या किया है, कार्य किया है इस बॉल को ग्रेविटी के विरुद्ध उठाने, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हम इसे उठा रहे हैं, एक ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक लेके आ रहे हैं। तो इसमें जो कार्य किया गया है वही आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब हम इस बेस में हम जो है इसका फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए एक
वस्तु है, ए नाम दे देते हैं, ए वस्तु है। हम क्या करते हैं, इसे उठाते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे रखा है उसे हम ऊपर उठाते हैं, एच ऊंचाई तक उठाते हैं, एच हाइट तक हम इसे लेके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम कार्य कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशन के या गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कार्य कर रहे हैं। अब जो कार्य होगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे बल लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं और हम इसे उठा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बल भी लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, एच डिस्प्लेस। तो यहाँ पे जो कार्य किया जाएगा, कार्य वो कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स जो होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, जहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ पे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कार्य करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। यहाँ पे आपका त्वरण था, तो जब आप इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे F की वैल्यू हो जाएगी mg। अब हम बात करते हैं S, S क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है आपकी h, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा h। तो यहाँ पे जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा mgh। तो यहाँ पे जो कार्य है, ठीक है, कार्य कितना आया, mgh। तो यही आपकी क्या है, यही आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती, ठीक है, क्या कहलाती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, इसे आप ईपी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये W बराबर mgh। तो ये इसका क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है, आप इसे नोट करें। लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी W। मान लीजिए कि एक वस्तु पे कार्य किया जा रहा है और ये कार्य जो है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जा रहा है, ठीक है, और कार्य कितना है, W है, दैट इज वर्क डन। तो इसलिए हम कह सकते हैं वर्क डन क्या होगा, W बराबर F इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी mg इंटू h या mgh। सिंस वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू mgh and energy equals to mgh unit is gained by the object, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, क्योंकि जो कार्य है वो किसके बराबर है, mgh के बराबर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है जो कि वस्तु के द्वारा गेन की गई है उसके द्वारा उस पे आई है वो कितनी होगी, mgh यूनिट। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी या ईपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, वस्तु की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है यानी स्थितिज ऊर्जा। ईपी का फॉर्मूला होता है ईपी बराबर mgh, ठीक है। तो ईपी बराबर W इक्वल्स टू mgh। तो ये आपका क्या है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला नोट करें। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करता है, यहाँ पे आप फॉर्मूले से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी यहाँ पे मास के ऊपर यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, जी के ऊपर या हम कह सकते हैं वेट के ऊपर निर्भर कर रहा है, और ऊंचाई या हाइट। सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या है, हाइट, स्थिति। स्थिति कहाँ से, ग्राउंड से, ठीक है। ग्राउंड से वस्तु की जो स्थिति है, ये ग्राउंड है मान लीजिए, और वस्तु की जो इसमें स्थिति है यानी उसकी जो हाइट है वही आपकी, उसी के ऊपर क्या होता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी निर्भर करती है। अगर हम बात करें कि एक वस्तु जो है ग्राउंड में, मान लीजिए एक वस्तु कहाँ पे है, ग्राउंड में है, बिल्कुल सतह के ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, H जो है वो 0 है, H 0 है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी ईपी होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी या 0 हो जाएगी। वहीं अगर हम H हाइट की बात करें तो H हाइट में क्या होगा,
Ep बराबर mgh या Ep इक्वल्स टू mgh, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, वो ऊंचाई के ऊपर। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने जीरो लेवल कहाँ से लिया, ठीक है। जीरो लेवल के ऊपर भी ये निर्भर करता है। The potential energy of an object at a height depends on the ground level or zero level you choose. यानी जो स्थितिज ऊर्जा है वो वस्तु की ऊंचाई के ऊपर निर्भर करती है और बेसिकली ग्राउंड लेवल या जीरो लेवल जो आपने लिया है उसके ऊपर ये निर्भर करती है। An object in a given position can have a certain potential energy with respect to one level and different value of potential energy with respect to another level. और क्या कहा गया है कि अगर हम जो है जीरो लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारा जो जीरो लेवल है वो ये है, यहाँ पर आपकी वस्तु है, तो ये अगर जीरो लेवल है तो और यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है वो h है, तो यहाँ पे जो वस्तु होगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो Ep बराबर mgh होगी। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। अब मान लीजिए हम मान लेते हैं कि जीरो लेवल ये है, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, ऊंचाई जो है वो f मान लीजिए, f। अब इस केस में अगर हम ये जो पोजीशन है वस्तु की उसके लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाले, Ep का मान निकाले, तो Ep का मान क्या हो जाएगा? mgh में हो जाएगा आपका h प्लस f, ठीक है। तो अगर आपका जीरो लेवल आप देख सकते हैं कि जब हमने जीरो लेवल इसको लिया है, ठीक है, जिसे आप B मान लीजिए, इसे C मान लीजिए, B को लिया है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, स्थितिज ऊर्जा कितनी आ रही है? Ep बराबर mgh। और जब हमने क्या लिया है, C बिंदु को 0 पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे Ep की वैल्यू आ रही है Ep बराबर mgh प्लस f, ठीक है, mgh प्लस f, तो ये आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जीरो लेवल के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो पथ के ऊपर निर्भर करती है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो स्थितिज ऊर्जा है वह वो ऊर्जा होती है जो स्थिति या हाइट के ऊपर निर्भर करे बेसिकली। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, वह कार्य है जो कि किसी वस्तु पे किया गया है ताकि उसे h हाइट तक लिफ्ट किया जाए। अब आप h हाइट तक जब आप किसी भी वस्तु को लिफ्ट करोगे, उठाओगे, तो उसके अनेक पाथ होंगे। एक जैसे कि ये आपका सीधा पाथ हो गया, एक इस तरीके का तिरछा मेरछा हो गया, ठीक है, एक आपका इस तरीके का पाथ हो गया। तो अब हम बात करते हैं, क्या आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो पथ के ऊपर निर्भर करती है? कैसा आपने पथ लिया है, क्या इसके ऊपर वह निर्भर करती है? तो यहाँ पर हम बेसिकली जब भी हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपका mgh होता है। h यानी हम ऊंचाई ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं, हाइट यानी एक सीधा पथ, कोई तिरछा तेरा मेरा या तिरछा मिर्छा पथ नहीं, बल्कि एक सीधा पथ, एक सीधा पाथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम वस्तु को A से B पे ले जा रहे हैं और हाइट क्या है h और पाथ कैसा, बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी mgh है। सेकंड केस में पथ जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा तिरछा मिर्चा है। इस केस में अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, h होगी।
तो इस केस में भी आपका जो ईपी होगा वो mgh ही होगा। और h क्या है यहाँ पे? एक स्ट्रेट पाथ या सीधा पथ जो आपने लिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वो पथ के ऊपर निर्भर नहीं करती। आपका पथ कैसा भी हो, चाहे सीधा हो, चाहे तिरछा हो, चाहे कैसा भी, जो है आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी आपको बताना है कि एक वस्तु है, ठीक है, उसका द्रव्यमान जो है 10 किलोग्राम है, 10 केजी है, और उसको 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया। तो वस्तु के द्वारा जो एनर्जी या ऊर्जा जो उसमें होगी वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो स्मॉल जी है उसका मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या किया गया है, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है ये, ठीक है। अब इस यहाँ पे क्या किया गया है, वस्तु को एक हाइट तक उठाया गया है, यहाँ से उठाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उठाया गया। अब इस वस्तु का जो द्रव्यमान दिया गया है वो आपका है 10 किलोग्राम, ठीक है, और जितनी ऊंचाई तक इसे उठाया गया है वो है आपका 6 मीटर। और किसके विरोध करा गया है कार्य? ग्रेविटी के विरोध, यानी यहाँ पे जो आपकी एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे। आप लिखेंगे वस्तु का द्रव्यमान मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m कितना है? 10 किलोग्राम। अब है वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h जो है कितना है आपका? 6 मीटर। और आपको गुरुत्वीय त्वरण यानी g का मान दिया गया है, कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है, नोट करेंगे। अब आपको क्या निकालना है? ईपी का मान, ठीक है। तो ईपी बराबर होता है आपका mgh। m कितना है यहाँ पे? 10, g है 9.8 और h है 6, ठीक है। 10, 9.8 और ये है आपका h6, ठीक है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 5 8.8 या 588, ठीक है, जूल ईपी। तो आप लिखेंगे एनर्जी possessed by the object 588
जूल। 588 जूल ऊर्जा वस्तु में होगी, ये वस्तु में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। यानी एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास जो है, उसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है और उसे कुछ हाइट पे या कुछ ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे उठाया जाता है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, अगर वस्तु का स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, फाइंड हाइट एट विच ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो आपको निकालना है कि वस्तु को ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर रखा गया है। यहाँ पे आपको जी का मान 10 लेने को कहा गया। क्या कहा गया है कि वस्तु है, उसे किसी ऊंचाई तक उठाया गया है, उसका द्रव्यमान दिया गया है, उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा दी गई है, जी का मान दिया गया है, आपको एच निकालना है। ठीक है, तो जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे वस्तु का द्रव्यमान मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल एम कितना है, 12 किलोग्राम। के बाद है कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ईपी जो है वो कितनी है, 480 जूल। जी का मान जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। एच का मान आपको निकाल, अब फॉर्मूला क्या है आपका, ईपी इक्वल्स टू एम जी एच। एच का मान निकालना है, ये दोनों आपका नीचे चल जाएगा, यानी ईपी बटा एम जी। वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, ईपी की वैल्यू कितनी है, आपकी ईपी है 480, एम है 12, 480 और एम है आपका 12, जी है आपका 10। सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आ गई 4 मीटर। ठीक है, तो आप लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई 4 मीटर है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि आपकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या है, और हमने अनेकों प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि हम ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं और मैंने क्या कहा था, जो खाना होता है, फ्रूट्स होते हैं, उनमें जो आपकी ऊर्जा होती है वो केमिकल रूप में स्टोर, यानी रासायनिक रूप में वो होती है। आप उसे खाते हैं, खाना खाने के कारण ही आप अनेकों क्रियाएं करते हैं, जैसे आप चल पाते हैं, ठीक है, आप अपना काम कर पाते हैं। यानी हो क्या रहा है, खाना जो केमिकल एनर्जी में स्टोर था, रासायनिक रूप में जो स्टोर था या भंडारित था, वो आपके शरीर ने उसे मैकेनिकल एनर्जी में या जो है आपके यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया। इसी तरीके से जब आप क्या करते हैं अपने घरों में,
जब आप कमरे में जाते हैं अंधेरे कमरे में, तो आप सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें टॉर्च की, तो टॉर्च में क्या होता है, आपके सेल्स होते हैं और सेल में जो ऊर्जा होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है। आप उसे टॉर्च में लगाते हो, टॉर्च ऑन करते हो, तो वो केमिकल एनर्जी आपकी प्रकाशीय ऊर्जा या लाइट एनर्जी में परिवर्तित होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। इसी तरीके से हमारे आसपास अनेकों उदाहरण हैं जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है एक फल यानी सेब। सेब में जो ऊर्जा होगी वो केमिकल या रासायनिक रूप में हो। अब इस सेब को क्या करता है, बच्चा खाता है, खा के उसे ऊर्जा मिलती है, खाना खा के क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और वो साइकिल चलाता है, चलता है, यानी उसकी जो ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है, रासायनिक ऊर्जा जो है वो मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये आपका सेल है। सेल में ऊर्जा रासायनिक रूप में होती है। इस सेल को आपने क्या किया, एक टॉर्च में लगाया और टॉर्च ऑन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो केमिकल एनर्जी है या रासायनिक ऊर्जा है वो लाइट एनर्जी या प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो। अगला है, ये क्या है आपका, जो है ये प्लग है। यहाँ पे इस प्लग के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा को दर्शाया गया। अब जब विद्युत ऊर्जा लैंप में दी जाती है तो लैंप क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, लाइटेड हो जाता है, यानी यहाँ पर विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, पेट्रोल या डीजल, यानी आप पेट्रोल और डीजल में ऊर्जा किस रूप में होती है, केमिकल फॉर्म में। अब इसी ऊर्जा के कारण आपके वाहन चलते हैं, तो हमने क्या किया, पेट्रोल को कार में डाल दिया। अब कार में डाला तो पेट्रोल में जो ऊर्जा थी वो केमिकल फॉर्म में थी, रासायनिक रूप में। हमने कार में डाला तो कार में क्या हुआ, ये जो है केमिकल जो थी वो आपकी कार में आई और कार चलने लगी, यानी आपकी जो है केमिकल या रासायनिक ऊर्जा जो है मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो। अगला है, ये क्या है, सूर्य। तो सूर्य कौन सी ऊर्जा देता है, आपका तापीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा। तो सूर्य यहाँ पे प्रकाशीय ऊर्जा दे रहा है, और यह प्रकाशीय ऊर्जा जो है पौधे यूज कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, और इसको वो क्या करते हैं, केमिकल रूप में या रासायनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित हो रही है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में या टोस्टर की हीट एनर्जी में परिवर्तित हो रही है। तो इसी तरीके से हमारे चारों तरफ अनेकों उदाहरण हैं जिसमें आप ऊर्जा का रूपांतरण आसानी से देख पाते। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम यह कहता है कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित की जा सकती है। हम कभी भी ऊर्जा को ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, बस उसे एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। और जब ये ट्रांसफर होता है या जो रूपांतरण होता है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की ऊर्जा नष्ट नहीं होती है या क्रिएट नहीं होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी इस नियम के अनुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना इसे बनाया जा सकता है ना इसे खत्म किया जा सकता है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स सेम,
यानी वह ऊर्जा जो ट्रांसफॉर्म की गई, ठीक है, वह ट्रांसफॉर्म होने से, रूपांतरण होने से पहले और रूपांतरण होने के बाद सेम रहती है, यानी उसका जो अमाउंट है वो सेम है। जैसे कि यहाँ पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा है, वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा आपकी तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, किसके माध्यम से, हीटर के माध्यम। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए हम जो है 100 जूल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, तो जो हमें तापीय ऊर्जा प्राप्त होगी वो भी आपकी 100 जूल की होगी। यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी जो है अमाउंट में चेंज नहीं आएगा। जितना आप चेंज करोगे, जितना आप रूपांतरण करोगे, ठीक है, उतना ही आपको रूपांतरण के बाद मिलेगा। कोई भी ऊर्जा ना खत्म होगी ना बनेगी। ठीक है, यहाँ पे बस क्या होता है, फॉर्म में चेंजेस आते हैं, रूप में बदलाव आते हैं। The law of conservation of energy is valid in all situation and for all kind of transformation. अगर हम ऊर्जा के संरक्षण के नियम की बात करें तो यह हर सिचुएशन में होती है और हर प्रकार की ऊर्जा के लिए वैलिड होती है। ठीक है, तो यानी आपका कोई भी रूपांतरण हो रहा हो ऊर्जा का, हर जगह ये जो नियम है वो आपका वैलिड होता है। ठीक है, आपसे नोट करें। अब यहाँ पे जो है इसको एक जो आपका ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसको हम कुछ उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण जो है इसका वो है आपका, जब भी हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर एक ऊंचाई तक उठाते हैं या ऊपर से हम नीचे उसको गिराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है, उसे ए बिंदु पे रखा है। अब उसे हम क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं, एक हाइट एच तक उठाते हैं। तो क्या होता है, ए बिंदु पे जो है यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हाइट के ऊपर निर्भर करती है और यहाँ पे जो वस्तु है वो ग्राउंड पे है, यानी एच का मान 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और इसका मान क्या होगा, हाफ mv²। अब हम इसे उठाते हैं और इसे हम बी बिंदु तक लेके जाए। बी बिंदु जो है एक मिड पॉइंट है, ठीक है, एच बिंदु और ए बिंदु के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो ऊंचाई है वो स्मॉल एच, ठीक है, हाइट कितनी है बी बिंदु पे, स्मॉल एच। तो यहाँ पे जो आपकी जो है स्थितिज ऊर्जा होगी वो mgh होगी। वही अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हाफ mv² होगी। इसी तरीके से जब हम सी बिंदु पे लाते हैं तो यहाँ पे आपका V का मान 0 हो जाता है और यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जो कि होती है mgh। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से होता है और फिर जब ऊपर से नीचे वस्तु आती तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका कन्वर्जन है। अब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में समझेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो बच्चों, आज हमने जो है स्थितिज ऊर्जा का जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वाला पार्ट है उसे पढ़ा, साथ ही साथ हमने इंटर कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, आपको इनको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इंटर कन्वर्जन का हम ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी में किस प्रकार से इंटर कन्वर्जन होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपके जो आगे के टॉपिक है जैसे कि पावर, उसको हम जो है स्टडी करें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।